हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित पिंकी नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ उसकी शादी जबरदस्ती काजल नाम की लड़की से करवा देती है। सुमित अब इस मनचाहे रिश्ते को जैसे तैसे निभाता है और इस मनचाहे रिश्ते को 5 साल गुजर जाते हैं। सुमित की एक 4 महीने की छोटी बेटी भी थी और ऐसे ही एक दिन सुमित अपने ऑफिस से घर जा रहा था। तभी किस्मत से उसकी गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, जहां उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है, जो कि रिक्शे का इंतजार कर रही थी। उसको देखकर सुमित को अजीब सा फील होता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और पिंकी के पास जाता है, जहां पिंकी भी उसे देखकर मुस्कुराती है। सुमित को देख पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ना बाएं देखती है ना दाएं, सीधा सुमित को गले लगाकर रोने लगती है। पिंकी चुप हो जाओ प्लीज, तुम रो मत। तुम्हें पता है मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, लेकिन तुम तो किसी और से। नहीं पिंकी, मैंने काजल से शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि माँ की जिद के आगे मैं हार गया था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सुमित, प्लीज कम बैक इन माय लाइफ। जितना प्यार पिंकी उससे करती थी, उतना ही प्यार सुमित आज भी पिंकी से करता था। और वो ना तो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और ना ही बच्ची के बारे में, और वो उसे बिना कुछ सोचे समझे बोलता है। पिंकी, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रॉमिस करो तुम मुझे अपनाओगे और मुझसे शादी करोगे। तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस करो ना सुमित। प्रॉमिस, मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी आऊंगा। अब क्या था, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद सुमित बस पिंकी के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ पर काजल आकर सुमित से कहती है, सुमित जी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं काजल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हैं, लेकिन आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। बोला ना काजल, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस एक कप चाय ला कर दे दो। सुमित का बदला बदला बर्ताव काजल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप वहाँ से सुमित के लिए चाय बनाने जाती है। किचन में वो चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर विमला यानी काजल की सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज क्या बनेगा खाने में? आप बताइए मम्मी जी, मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू तो मुझसे पूछती है, अरे तू तो जानती ही है कि मैं किसका नाम लेती हूँ। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ। आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं सुमित जी की चाय देकर आती हूँ, उसके बाद कड़ी चावल बना दूंगी। काजल अब सुमित को चाय दे देती है, जिसके बाद वो कड़ी चावल बनाने लगती है। कुछ देर में कड़ी चावल बन जाते हैं और सभी कड़ी चावल खाने लगते हैं। कड़ी चावल खाकर विमला अपनी बहू से कहती है, बहू सच में तेरे हाथों में जादू है, तू इतने टेस्टी कड़ी चावल कैसे बना लेती है? बस माँ जी, ये ना मेरी माँ की रेसिपी है और आप तो जानती हैं कि माँ के हाथों में जादू होता है। ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। सास बहू आपस में बातें कर रहे थे कि तभी विमला की नजर सुमित पर जाती है, जहां वो देखती है कि सुमित बिल्कुल शांत है। ये सब देखकर विमला अपने बेटी से कहती है, बेटा सुमित क्या हुआ, तुझे बहू के हाथ के कड़ी चावल अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, भला काजल के हाथ के चावल किसको नहीं पसंद होंगे। इतना बोलकर सुमित खाना खाने लगता है और खाकर सोने चला जाता है। ये देखकर काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुमित जी परेशान हैं? पता नहीं बेटा, ये तो किसी को कुछ बताता भी नहीं है, लेकिन तो इसका ध्यान रखना। जी माँ जी। अब क्या था, काजल अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति और बेटी के साथ सो जाती है। अगली सुबह सुमित काजल के लिए एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। माँ जी, सुबह से सुमित जी को ढूंढ रही हूँ, पर वो पूरे घर में कहीं नहीं है, और तो और उनका सामान भी घर में नहीं है। ये तो क्या बोल रही है, बहू सुमित यही कहीं होगा, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से मिलने गया हो। नहीं माँ जी, सुमित जी कहीं भी नहीं है, मैंने उनके सभी दोस्तों को फोन करके पूछा है। काजल अपनी सास से बातें कर रही थी कि तभी वो देखती है कि झूले में उसकी बेटी के पास एक चिट्ठी पड़ी है। अब काजल अपनी बेटी के झूले के पास जाकर उस चिट्ठी को पढ़ती है। काजल, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ के दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी की थी और मैंने पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी, पर मैं इसमें नाकाम रहा। और कल जब मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, और इसीलिए मैंने खुद को इस रिश्ते से आज़ाद कर लिया और अपने प्यार के पास वापस आ गया। उम्मीद है कि तुम भी हमारी बेटी के साथ आगे बढ़ जाओगी और उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। सुमित की चिट्ठी पढ़कर काजल को बहुत ठेस पहुंचती है
और वो रोते हुए अपनी सास विमला को सब बताती है। सुमित की चिट्ठी सुनकर विमला को बहुत दुख होता है और विमला काजल से कुछ कह पाती कि तभी काजल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ सुमित के ना होने पर विमला और काजल के हालात बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन काजल बाहर कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी, जहाँ वो सुनती है कि उसके मोहल्ले की कुछ औरतें उसको देखकर बातें बना रही हैं। बहन, इस औरत को देख रही हो? हाँ बहन, क्यों? जानती हो कौन है ये औरत? अरे ये तो अपनी विमला बहन की बहू है ना, काजल। अरे सबके मुंह से बहुत सुना है कि ये बहुत अच्छी बहू है इसकी। धत, काहे की अच्छी बहू? बहन, दूर का ढोल तो सबको ही सुहाना लगता है। तू जानती भी है सुमित ने इसको छोड़ दिया है। क्या बात कर रही हो बहन? और नहीं तो क्या, बेचारी विमला बहन ना जाने अब अपनी पोती को कैसे पालेंगी। इस औरत ने तो एक बेटे को उसकी माँ से ही अलग कर दिया। खुद तो न अपने पति के साथ रही, न उसको माँ के साथ रहने दिया। पर बहन ऐसा भी क्या हुआ है? अब क्या जाने बहन, क्या हुआ क्या नहीं। अब ये तो इसके घर वाले और इसका पति ही जानता होगा ना। हम तुम जैसे लोग कहाँ ही जानते हैं कुछ। औरतों की बात पास खड़ी काजल सुन लेती है और वो किसी को जवाब ना देते हुए अपने घर चली जाती है और रोने लगती है। अपनी बहू की सिसकियों से विमला अपनी बहू के पास जाती है और उसके रोने का कारण पूछती है, जिसके बाद काजल अपनी सास को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विमला बहुत दुखी होती है और दुखी होते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, ना मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवाती, ना तुझे ये समाज इस तरह के ताने मारता और ना ही हमें इस हालत से गुजरना पड़ता। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको इनकी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने घर और अपने हालात में सुधार लाना है, तभी कुछ हो पाएगा। और मैं ये काम कड़ी चावल बेचकर करूंगी। बहू, लेकिन तू ये करेगी कैसे? मतलब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे पास कुछ गहने हैं माँ जी, मैं उन्हें बेचकर अपना काम शुरू करूंगी। ठीक है बहू, मैं तेरे साथ हूँ। तू बाहर जाकर कड़ी चावल बनाकर बेचियो और मैं घर में अपनी पोती का ख्याल रखूंगी। हाँ माँ जी। अब क्या था, काजल अपने गहने गिरवी रखती है और मार्केट में कड़ी चावल बेचने लगती है, लेकिन उसकी मेहनत रंग नहीं लाती और पहले ही दिन उसकी बिक्री एक पैसे की भी नहीं थी। ये देखकर काजल खुद से कहती है, आज पहला ही दिन था, लेकिन आज के दिन बिक्री नहीं हुई। इस तरह काजल उदास होकर अपने ठेले को लेकर वापस से अपने घर चली आती है। काजल को उदास देखकर विमला कहती है, बहू क्या हुआ? माँ जी, होगा क्या, आज पहला ही दिन था, लेकिन आज के दिन मेरी कड़ी चावल की एक प्लेट की भी बिक्री नहीं हुई। पता नहीं मुझ जैसी गरीब से कोई कड़ी चावल लेगा भी या नहीं। बहू कैसी बातें कर रही है? हम गरीब भले ही हैं, लेकिन हमारा सामान बहुत प्योर है और तू यूं ही इस तरह से उदास मत हो। हम गरीब के कड़ी चावल जरूर बिकेंगे। विमला काजल को दिलासा देकर उसको एक और नई उम्मीद की राह दिखाती है। अगले दिन एक बार फिर काजल अपने कढ़ी चावल के ठेले को मार्केट लेकर जाती है, लेकिन आज उसके कढ़ी चावल काफी मात्रा में बिक जाते हैं। ये देखकर काजल को अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी नजर आती है और अब काजल रोज अपने कढ़ी चावल यूं ही बेचा करती और अपने घर वालों के साथ अपनी बच्ची की देखभाल करती। धीरे धीरे अब काजल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है और एक छोटे से ठेले को एक छोटे से होटल में बदल देती है। ये सब देख उन सभी का मुंह बंद हो जाता है, जिसने एक समय में काजल को गलत ठहराया था। पूर्वी ऑफिस जाने के लिए बढ़िया सा सूट पहनकर तैयार होकर अपना पर्स लिए ऑफिस के लिए निकल जाती है और जैसे ही मुंडका की मेन रोड पर आती है तो देखती है कि पूरी रोड पानी से लबालब भरी है, जिसे देखकर वो मुंह बनाते हुए कहती है, ओहो, इस मुंडका की मेन रोड का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अभी मैं इसमें तैर के जाऊं या गोते लगा कर जाऊं? ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। एक काम करती हूँ, रिक्शा ले लेती हूँ। इतना कहकर वो अपना सूट बचाए पानी से बच बच कर रिक्शे के लिए कुछ दूर आगे चलने लगती है। तभी एक बाइक वाला रॉन्ग साइड से स्पीड में आकर उस पर पानी उछालते हुए जाता है, जिससे उसके नए सूट पर गंदे पानी की छींटे पड़ती है और वो गुस्से में कहती है, ये मुंडका के नलायक मुंडे ना सुधरने वाले नहीं है। रोड पे चाहे बाड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन इन्होंने अपनी फटफटिया को फुल स्पीड में ही चलाना है। इनको क्या ही बोलूं, मेरी तो मत ही मारी थी।
जो मैं नया सूट पहनकर मुंडका की नदी बनी हुई सड़कों पर निकल गई। अरे रिक्शे वाले, हाँ जी मैडम, कहाँ जाना है? मुंडका बस स्टैंड चलोगे? नहीं मैडम, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ तो क्या जहन्नुम जाओगे? अरे चलो ना भैया। ठीक है मैडम, पर 20 रुपए लगेंगे। सड़क पर ना पानी भरने में देरी नहीं होती, आपके रिक्शे वालों के ना रेट बढ़ जाते हैं। हाँ तो क्या करें हम रिक्शे वाले, पानी में रिक्शा चलाने का रिस्क भी तो ले रहे हैं ना। हाँ ठीक है, खतरों के खिलाड़ी, अभी चलाओ अपना रिक्शा, 20 रुपए दे दूंगी तुम्हें। तभी वो रिक्शे में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पूर्वी मुंडका इलाके में रहने वाली लड़की थी और उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसका ऑफिस था। बारिश के दिनों में मुंडका की सड़कें पानी से लबालब भर जाने के कारण अक्सर उसे ऑफिस आने जाने में दिक्कत हुआ करती थी। एक रोज वो उछल उछल कर रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक बाइक के सामने वो आ जाती है और वो बाइक पर बैठे लड़के से कहती है, थोड़ी लिफ्ट मिलेगी क्या? थोड़ी मतलब बाइक की सीट को पकड़ने की लिफ्ट चाहिए क्या? अरे मतलब बस स्टैंड तक मुझे लिफ्ट चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है। बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तभी पूर्वी फट से उसकी बाइक पर बैठ जाती है। बस स्टैंड तक पहुंचते हुए उनकी बातें होने लगती है और आखिर में दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं। समय बीतता है और दोनों के बीच बातें बढ़ती है। साथ ही आते जाते कभी कभी विवेक पूर्वी को मुंडका बस स्टैंड तक ड्रॉप कर दिया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है और एक रोज पूर्वी अपनी सहेली अंकिता के साथ ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही थी। काफी देर से बस न आने के कारण पूर्वी परेशान होकर कहती है, यार अंकिता, ये बस कब आएगी? मुझे क्या पता, बस वाला मेरा चच्चा लग रहा है क्या? मैं तो खुद खड़े खड़े थक गई हूँ। अंकिता यार, जिंदगी के आधे पल ना मुंडका के बस स्टैंड पर इंतजार करते ही बीत रहे हैं, वो भी किसका? बस का। और साली बस है कि आ ही नहीं रही है, मतलब हर जगह की बस आ रही है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ की नहीं आ रही है। अरे यार, अगर बस नहीं आई तो क्या रिक्शे से चली जाऊंगी, और कर ही क्या सकती हूँ। नौटंकी है पूरी, तू भी आ जाएगी यार, मैं भी तो वेट कर रही हूँ ना। वैसे विवेक और तू शादी कब कर रहे हैं? अब देखो, हमने घर वालों को तो सब बता दिया है, अभी पंडित जी एक अच्छा सा मुहूर्त बता दे बस। ओहो, फिर तो विवेक की बारात मुंडका आएगी। ओए, बस आ गई। चल अब बस में घुसने का संघर्ष करते हैं। दोनों भीड़ को चीरते हुए बस में चढ़ जाती हैं। समय बीतता है और विवेक अपनी दुल्हनिया को लेने बारात लेकर मुंडका आता है। बारात के कारण पूरी मुंडका मेन रोड पर तगड़ा जाम था। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न का शोर था। उस तगड़े जाम से जैसे तैसे बारात रेंगते रेंगते मैरिज हॉल आती है। सभी बारातियों की हालत ढीली हो जाती है। कुछ देर में सभी विधि विधान के साथ पूर्वी और विवेक की शादी संपन्न होती है और विवेक को मिल जाती है उसकी मुंडका वाली बीवी। गृह प्रवेश कर पूर्वी अपने ससुराल में कदम रखती है। एक शाम जब विवेक ऑफिस से लौटता है तो फ्रेश होकर पूर्वी से कहता है, हाँ तो क्या बनाया खाने में आज? जल्दी ले आओ, बहुत भूख लग रही है। मैंने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? अरे पर किस खुशी में? वो ना मेरा मन नहीं था कुछ भी खाना बनाने का। चलो ना विवेक, आज बाहर डिनर के लिए चलते हैं। तो ऐसा बोलो ना यार कि तुमको बाहर का खाना खाना है, इसलिए कुछ नहीं बनाया। ठीक है, कहाँ चलना है बताओ? वही जहाँ पहली बार हमने खाना खाया था। क्या? यानी मुंडका के रेस्टोरेंट में? पागल हो क्या? अरे यार, मुंडका की रोड पे कितना जाम लगता है पता नहीं है क्या तुमको? जानूंगी क्यों नहीं, इतने सालों से तो रही हूँ वहाँ। अब जाम किस रोड पर नहीं लगता, तुम्हें बताओ। अरे यार, तुम्हें याद नहीं है क्या शादी में बाराती कैसे मर मर के पहुँचे थे मैरिज हॉल में? तुम्हारे मुंडका में कुछ ज्यादा जाम लगता है। देखो, तुम्हें मना करना है तो कर दो ना, ये जाम का बहाना क्यों लगा रहे हो? अब क्या ही बोलूं तुमको यार। चलो मेरी मुंडका वाली बीवी, चलते हैं वहीं। ये मुंडका वाली बीवी क्या होता है? तुम्हारी 2-4 बीवी और है क्या जो अलग अलग जगह रहती है? तो मैं मुंडका की हूँ। तुम भी ना यार, अभी चल रही हो कि मैं कमरे में जाऊँ? अरे बेबी, चल तो रही हूँ। कुछ देर में पूर्वी तैयार होकर आती है और दोनों बाहर डिनर के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। एक रोज पूर्वी बाजार जाने के लिए घर से निकलती है। तभी उसकी पड़ोसन सविता उसे टोकते हुए कहती है, अरे बहू, सब्जी लेने जा रही है क्या? हाँ आंटी, आपको कुछ मंगाना है क्या? मंगवाना तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अपने बगल वाली गली है ना, उस गली में आग लग गई थी तो रास्ता बंद है, जरा ध्यान से जाइयो। अरे आंटी, खबर तो सही रखा करो। आग किसी मकान में नहीं,
मकान अंकल की धोती में लगी थी। आधी धोती जल गई उनकी और रास्ता आग के कारण ब्लॉक नहीं है। एमसीडी वालों ने सड़क खोद रखी है, इसीलिए ब्लॉक है। हाय भैया, फिर मुझे कौन माँ का लल्ला आग लगने की बात बोल गया? क्या आंटी, क्या पड़ोसन बनेगी आप? एक खबर सही से नहीं रखती है। अरे आग तो हमारे मुंडका में लगी थी। क्या बताऊं, कितनी भयंकर आग लगी थी। मतलब आग तो लगी कि साथ साथ में सड़क पर भी तगड़ा वाला जाम लग गया। अरे ओ मुंडका वाली, बस कर। जब भी बात करती हूँ तो अपने मुंडका का कोई किस्सा लेकर बैठ जाती है। जा जा बाजार जा, देरी नहीं हो रही अब? अरे मैं तो जा ही रही थी, रोका किसने? हाँ, तभी पूर्वी बाजार के लिए वहाँ से चली जाती है। पूर्वी की कोई भी बात मुंडका की बात को बीच में लाए बिना पूरी नहीं होती थी। समय बीतता है। पूर्वी कुछ दिनों के लिए अपने मायके मुंडका रहने आती है और वहाँ जाकर विवेक को याद से कॉल और कोई मैसेज नहीं करती, तो विवेक उसे फोन करता है। हेलो, कौन? कौन? मैं बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ही भूल गई क्या? अरे तुम क्या कुमार सानू हो जो आवाज सुनकर पहचान जाऊंगी? नाम बताओ अपना। अरे मुंडका क्या गई, पति को ही भूल गई, वापस कब आ रही हो? ओ बेबी, तुम हो क्या? वो क्या है ना, भाई ने कल नया फोन दिलाया है तो तुम्हारा नंबर सेव नहीं किया अभी तक। नया फोन कहाँ से दिलाया? मुंडका में वो टेलीकॉम की दुकान है ना, वहीं से। अरे ओ मुंडका वाली, अब तो अपने ससुराल आ जाओ। यहाँ मेरे दिन कैसे कट रहे हैं तुम्हें क्या पता? अरे इतने टाइम बाद तो मायके आई हूँ, थोड़ा समय बिता लेने दो मुझे। और वैसे भी तुम तो यहाँ आओगे नहीं मुझे लेने, तो मैं ही आ जाऊंगी। अभी रखो फोन। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और विवेक अपना सर पकड़े बैठ जाता है। ठीक एक हफ्ते बाद वो पूर्वी को लेने उसके मायके आता है। विवेक की ससुराल में बहुत आओ भगत होती है। तभी कमरे में जाकर वो पूर्वी से कहता है, हाँ तो मुंडका वाली बीवी, ससुराल लौटने की पैकिंग कर ली कि नहीं? देखो यार, कोई बहाना मत बनाना, तुम्हारे कारण मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। आते कैसे नहीं, बीवी हो तुम्हारी। मेरा कहा नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे? अब जहाँ भी जाऊँगा तुमको लेकर ही जाऊँगा, समझी मेरी मुंडका वाली बीवी? उसके इतना कहते ही पूर्वी जोर जोर से हंसने लगती है और प्यार से विवेक के गालों पर किस करके उसे गले से लगाती है। काया के मुंह में छाले हुए एक हफ्ता हो गया था, जिसके कारण वो सही से खाना पीना नहीं खा पा रही थी और अब वो इससे परेशान होकर अपनी माँ कामना से कहती है, माँ देखो ना, मेरे मुंह के छाले तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसके कारण मैं खाना भी नहीं खा पा रही। अरे तो जा जाकर पनवाड़ी की दुकान से एक पान ले आ, उससे छाला ठीक हो जाता है। जा जाकर ले आ। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ये भी ट्राई कर लेती हूँ। काया अपने घर से निकलकर मोहल्ले के पनवारी की दुकान पर जाती है, जहाँ वो उस दुकान पर एक हैंडसम से लड़के को पान बेचता देखकर उससे कहती है, अरे वाह, हैंडसम लड़के भी पान बेचते हैं। आज देखा, ऐसा पान वाला हो तो मैं रोज पान खाना शुरू कर दूं। काया पनवारी की दुकान पर खड़े होकर उस पान वाले कमल को देखे जा रही थी। तभी कमल अपने मुंह का पान साइड में थूकते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ऐसे कर टुकुर टुकुर ताक रही हो तब से? ये हमारी दुकान है, तुम्हारे घर का शीशा नहीं है जो खड़े खड़े देखे जा रही हो, निहारे जा रही हो अपने आप को चूना लगा के। वो मुझे एक मीठा पान चाहिए, मुंह में छाले के लिए चाहिए, तो वैसा ही बना कर देना, बिना चूना लगा के। अरे मैडम चिंता मत करो, ऐसा पान लगा के देंगे ना चूना लगा के कि खाते ही आपके मुंह का सारा छाला ठीक हो जाएगा। अरे अभी तो बोला बिना चूने का पान देना, और फिर आपने चूना लगा के ही दे रहे हो पान। अरे मैडम, चूना लगा के हमारा तकिया कलाम है, पान हम बिना चूना लगा ही देंगे, चूना लगा के। इतना बोलकर कमल काया के लिए पान बनाने लगता है। कुछ देर में उसको पान बनाकर दे देता है, लेकिन उस दरमियान काया कमल को ऐसे घूरती है जैसे उससे पान नहीं कमल चाहिए हो। खैर, पान बनने के बाद काया उसे लेकर घर आती है और अपने कमरे में जाकर पान को हाथ में पकड़े कहती है, इस पान को खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? बस देखती जाऊं, मुझे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया पनवारी कमल से। ओह, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार है। काया पान को हाथों में लिए अपने बिस्तर पर लेट जाती है और कब उसको नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। कुछ देर में कामना उसके कमरे में आकर उसको ऐसे लेटे देखकर और हाथों में पान देखकर बोलती है, ये लड़की भी ना पान को खाने को बोला था कि छाला ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको हाथ में ऐसे लिए सो रही है। छोड़ो, अब वैसे भी बासा पान हो गया है तो क्या ही खाएगी, फेंक देती हूँ। वैसे भी मुझे ये पान वगैरह पसंद नहीं। कामना सोती हुई काया के हाथ से पान लेकर उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है।
और जब कुछ देर में काया उठती है तो अपने हाथ का पान गायब देखकर नीचे जाती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरा पान कहाँ गया? मैंने अभी खाया भी नहीं था। मैंने फेंक दिया, वैसे भी अब तक वो बासा हो जाता और बासा पान खाते नहीं है। और हाँ, मैंने तेरे लिए दवाई मंगवा ली है, इसको लगा लियो, पान खाने की जरूरत ही नहीं है, खामखा आदत पड़ जाएगी बुरी। लेकिन आपने ही तो बोला था खाने को, मेरे पहले प्यार की निशानी थी वो। और अब मैं ही मना कर रही हूँ, इसलिए चुपचाप ये दवाई उठा कर ले जा और लगा ले अपने छाले पर। काया उस समय अपनी माँ की बात मानकर चली जाती है, लेकिन उसका पनवारी के लिए एक तरफा प्यार रोज उसको पान की दुकान पर ले जाया करता था और वहाँ जाकर वो रोज ही उससे पान लेने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब काया पनवारी कमल से पान लेने जाती है तो पान वाला कमल उससे कहता है, अरे मैडम, हमको लगने लगा है आप यहाँ पान लेने से ज्यादा पान वाले को देखने आती है चूना लगा के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें? मुझे छाला है इसलिए मैं रोज पान लेने आती हूँ। अरे ओ मैडम जी, कमल के हाथ चूना लगाने में तेज है और आंखें इंसान के अंदर चल रही बातें पता लगाने में। आपकी आंखन में पान के रंग जैसा प्यार का रंग दिख रहा है। वैसे सच कहे, प्यार तो हमें भी हो गया आपसे चूना लगा के। सच में? हाँ, जैसे बिना चूने के पान बेकार है, बिना चखने का शराब बेकार है, वैसे बिना आँख के हम बेकार है चूना लगा के। कमल भी काया से अपने प्यार का इजहार करता है। और उसके बाद क्या था, काया की एक पनवारी के साथ प्रेम कहानी शुरू होती है। अब दोनों का मिलना जुलना, पान खाना और पिचकारी कंपटीशन करना शुरू होता है। लेकिन एक शाम प्यार की इसी तड़प के चलते कमल खिड़की के रास्ते काया से मिलने उसके घर आता है और अपने कमरे की खिड़की पर कमल को देखकर काया कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम इस वक्त यहाँ, वो भी ऐसे? माँ ने देख लिया ना तो तुम्हें और मुझे पान के अंदर मसाले की तरह भर के चबा जाएंगी। अरे आपको देखे पूरा दिन निकल गया था, इसलिए हम खुद ही चले आपके दर्शन के लिए खिड़की से चूना लगा के। वो कहा है ना, एक चुम्मा चाहिए था आपसे चूना लगा के। तुम भी ना एक किस के लिए यहाँ तक आए? लाओ देती हूँ। तनिक 1 मिनट रुकिए, तेरा पान थूकने दीजिए चूना लगा के। कमल काया के कमरे में पान थूक देता है और फिर काया उसको एक लिप किस देती है। लेकिन इतने में उसको अपनी माँ के कमरे में आने की आहट होती है तो वो खिड़की पर खड़े कमल को धक्का देते हुए कहती है, माँ आ रही है। अरे अरे, कमल सीधा नीचे जाकर गिरता है तो वहीं कामना काया के कमरे में आती है और उसके फर्श पर लाल रंग देखकर काया की तरफ देखती है। तभी उसे काया के होठों पर भी लाल रंग दिखता है। ये देखकर कामना बोलती है, हाय राम, मेरी बच्ची, तुझे खून की उल्टी हुई है, क्या हुआ है तुझे? बता। एक काम कर, तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल। माँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये इतना सारा खून? नहीं नहीं, तो ठीक नहीं है, मैं अभी टैक्सी बुलाती हूँ, तू चल मेरे साथ अभी हॉस्पिटल। माँ को बताया कि ये खून नहीं, पान खाकर थूका हुआ है, तो वो पूछेंगी कि कहाँ से आया, किसने खाया, क्या करूँ? और डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पता चल जाएगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। कामना जल्दी से टैक्सी वाले को फोन करती है और कुछ देर में टैक्सी के आते ही कामना अपनी पड़ोसन माला को काया के बारे में बताकर उसको हॉस्पिटल ले जाती है। खिड़की से नीचे गिरा कमल काया को गाड़ी में जाते देखकर भागता है और माला के पास जाकर बोलता है, अरे आंटी जी, ये कामना आंटी इतनी जल्दबाजी में कहाँ गई चूना लगा के? अरे वो किसी को चूना लगा के नहीं गई है, उनकी बेटी को खून की उल्टी हुई है, उसी को हॉस्पिटल लेकर गई है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या हमारी जान को खून की उल्टी हुई? अरे कैसे हो गया, कब हो गया? काया जान, हम आ रहे हैं चूना लगा के। कामना काया को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ डॉक्टर काया के कुछ टेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो कामना को बताने ही वाले थे कि काया की हेल्थ कैसी है कि तभी उससे पहले वहाँ कमल आता है और सीधे दरवाजा खोलते ही काया को देखकर कहता है, काया जान, क्या हो गया चूना लगा के? अभी तो हम तुमको चुम्मा देकर आए थे, मतलब गिरे थे इतनी देर से, तो तुमने खून की उल्टी कर दी। क्या हो गया, हमारे चुम्मे से हुआ है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माँ के साथ हूँ। काया, ये अपने मोहल्ले का पनवारी यहाँ क्या कर रहा है और तुमको जान क्यों कह रहा है? वो माँ, वो मैं। 1 मिनट, यहाँ जो हो रहा है ना उसको छोड़ के मेरी बात सुनिए। कामना जी, काया को कोई बीमारी नहीं है और इनके दांतों की हालत बहुत खराब है। पान खा खा कर इन्होंने अपना मुंह खराब कर लिया है और इनको खून की उल्टी उल्टी कुछ नहीं हुई है। इनके मुंह पे तो पान लगा हुआ था। क्या? इतना बड़ा झूठ काया? माँ, वो मैं कमल से प्यार करती हूँ और वो घर में
खून नहीं, पान थूका हुआ था। कमल मेरे से मिलने के लिए आया था तो उसने ही थूका था। माँ मुझे माफ कर दो। अरे मोरी जान, माफी काहे मांगती हो? प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार किया तो डरना क्या, चूना लगा के। डरेंगे तो तुम्हारे पूर्वज भी चूना लगा के। कामना काया को कान से पकड़कर घर लेकर आती है, जिसके बाद पहले तो उसकी अच्छे से सुताई होती है, फिर उससे ही उसके फर्श पर थूका हुआ पान का दाग साफ करवाया जाता है और कमल उसके हाथ पर काया के हाथों से राखी बंधवा दी जाती है। कुछ समय बाद काया के सर से भी पनवारी के प्यार का भूत उतरता है और वो अपने फ्यूचर पर ध्यान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।